हेलो डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं आपके JIB CIB प्रेप पर ABFM आपका CAIIB पेपर नंबर 3 की तैयारी, जहां मॉड्यूल A का यूनिट 4 आज हम करने वाले हैं, जो कि है स्टाफिंग। स्टाफिंग जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इज पुटिंग द राइट पर्सन एट राइट प्लेस ऑन द राइट टाइम और एट द राइट टाइम। यस, मतलब हमने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, अब समय है टू गेट राइट पीपल फॉर द जॉब। यस, तो आइए कुछ क्वेश्चंस कंसेप्ट्स करते हैं। MCQs मेजरली रहेंगे, बट कुछ कुछ कंसेप्ट जहाँ जहाँ रेलेवेंट होंगे वो भी मैं आपको पढ़ाती चली जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टाफिंग? दोस्तों, स्टाफिंग is is a selection, training, motivation and retaining of personnel in the organization. Personnel is staff. It is not only about appointing them but also about retaining them. जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग आ गए हैं उन्हें अब हमें रिटेन भी करना है। होप ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, यस, सीम्स फाइन टू मी। वेरी वेल। तो एजेंडा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे स्टाफिंग का? सबसे पहला एजेंडा है कि हम चाहते हैं कि लोग को हम अक्वायर कर पाए, टैलेंट एक्विजिशन। ठीक है, फिर एक बार वो लोग आ गए हैं, ठीक है, या फिर इसको हम प्रोसेस जैसे नहीं समझते, इसको ऐसे समझते हैं कि स्टाफिंग करते ही क्यों है, हमें लोग चाहिए और जो भी टैलेंटेड हो। ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ाना तो ABFM है, अपनाना तो फिनेंस है, बट नो देयर इज समबडी हु इज अ डेंटिस्ट हु इज कमिंग एंड टीचिंग, नो राइट। ठीक है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, पहले तो लोग को बोलना है कि आओ हमारी कंपनी में अप्लाई करो। ठीक है, और एक बार जब लोग आ गए हैं अप्लाई करके, तो अब आपको समय आ चुका है उनमें से बेस्ट बंदे को चूज करने का। तो स्टाफिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जो लोग को पहले बोलेगा ये खबर छिपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, एक लड़का या लड़की की ज़रूरत है, कोई भी आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाटसोएवर इज द जॉब डिस्क्रिप्शन, आप अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है, फिर मुझे बेस्ट बंदा सिलेक्ट भी करेंगे। एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिल पाती है आपको, क्योंकि अगर आपके पास बेटर स्टाफ है, पीपल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहे हैं वो बेटर हैं या टैलेंटेड हैं या अपना काम अच्छे से करना जानते हैं, तो आप एक कॉम्पिटिटिव पोजिशन में आ जाते हो बाकी लोगों के साथ इन द सेम इंडस्ट्री। ठीक है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी स्टाफिंग का ही पार्ट है, जहाँ पे आप लोगों को पहले तो ट्रेन करोगे काम कैसे करना है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवरऑल डेवलपमेंट भी होती है उस बंदे की। क्योंकि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं वो बेस्ट है, तो ऑटोमेटिकली बेस्ट तक ही आप पहुंचेंगे। यस, और कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रहता है जो लोग काम कर रहे होते हैं। और जब आपको जॉब सेटिस्फैक्शन होता है तो आप कभी छोड़ कर जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ना कहीं उससे रिटेंशन में भी मदद मिलती है। ठीक है जी। तो क्या है फंक्शन ऑफ स्टाफिंग? फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग क्या है? कंपनसेशन, कितना पैसा किसको देना है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंटीग्रेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का गोल विद दैट पर्सन इंडिविजुअली ऑल्सो। एंड जब हर एक बंदा अपने अपना काम करता जाएगा तो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। यस, वर्किंग कंडीशंस इसमें ही आ जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन एक टॉपिक है जो आप पढ़ेंगे HRM में भी। अगर आपने HRM इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज किया है तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे, जहाँ वर्किंग कंडीशंस, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक दूसरे के ऊपर डाल दो। कोविड के सिनेरियो में तो वन जो वर्क प्लेस है वो एक एम्प्टी भी छोड़ी जा रही थी, बिकॉज दिस वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर। और इसी तरीके से वर्किंग कंडीशन सफिशिएंट होनी चाहिए, पता चल रहा है वॉशरूम ही नहीं है, पानी पीने की जगह ही नहीं है, तो all of that also comes under the staffing, because it is not only about choosing the right people but also helping them give their best, because जब इंडिविजुअल लेवल पर लोग अपना बेस्ट देंगे तो हम बेस्ट तक पहुंच पाएंगे। एम्प्लॉय वेलफेयर सर्विसेज भी स्टाफिंग में ही आ जाती है, क्योंकि जो HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो भी स्टाफिंग का ही पास पार्ट है। HR हमारे जनरली सारी ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि लोगों को मैनेज करना, लोग भी तो रिसोर्स है ना जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको मैनेज करना वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क है।
यस, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, कौन कब आया, कौन, लेट्स से समबडी इज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉलेज ट्रांसफ़र करनी होगी, जो नया बंदा आ रहा होगा तो नए बंदे को लाना, कौन छुट्टी कब देना है, क्या कोई मैटरनिटी लीव पे जा रहा है, कोई पैटर्निटी लीव पे जा रहा है, ऑल ऑफ दोज रिकॉर्ड्स। ओके, एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, लाइक आई टोल्ड यू, एक टॉपिक है जो आप बहुत डिटेल में CAIIB में ही अपने इसी लेवल पर HRM में भी पढ़ने वाले हो। प्लस एम्प्लॉयमेंट तो है ही, सब फंक्शंस हैं स्टाफिंग के। ठीक है, तो स्टाफिंग क्या है दोस्तों, स्टाफिंग परवेसिव है। परवेसिव का मतलब है हर जगह है, ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें स्टाफिंग फंक्शन लगेगा दूसरे में नहीं लगेगा। यू नीड राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, यस, ऑन द राइट टाइम। बाद में भी अगर कोई आ रहा है, अगर जो जिस समय चाहिए उस समय नहीं है, बाद में कभी आ रहा है, तो फिर इट डजंट मेक सेंस। या अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट ही नहीं है और आपने बंदा लेकर रखा है, then also it doesn't make sense. It's a continuous process, because it is not, like I said, it is not only about taking somebody on board, but also helping them get best of themselves, getting them satisfied, ताकि वो retain भी रहें। एफिशिएंट मैनेजमेंट, एंड इसका स्कोप भी वाइड है, अगर मैं स्टाफिंग एज अ फंक्शन बताऊँ आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेम द प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स, assemble resources and integrate both unified whole to be utilized for achieving specified objective। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पर ह्यूमन, जैसे ही ह्यूमन फैक्टर आ जा रहा है, यू समवेयर नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, स्टाफिंग। और कहीं ना कहीं हम यहाँ पर इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज इनका तालमेल बिठा रहे हैं ताकि आप गोल तक पहुँच पाए। वी नो द आंसर हियर इज डायरेक्टिंग। यस, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। When Jaskaran Singh applied for the post of computer teacher in school in Bhubaneswar, he was asked to prepare a PPT, PowerPoint presentation on a particular topic during the selection procedure. तो बेसिकली स्टाफिंग प्रोसेस में वन ऑफ द स्टेप्स इज सिलेक्शन। ठीक है, तो थर्ड स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस में सिलेक्शन, और सिलेक्शन का भी अपने आप में एक प्रोसेस है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ठीक है, आइडेंटिफाई द सिलेक्शन टेस्ट बीइंग मेंशन्ड इन द अबव लाइंस। मैं एक कंप्यूटर की टीचर बनने वाली हूँ किसी स्कूल में, वो स्कूल का मैनेजमेंट या स्कूल का जो HR डिपार्टमेंट है, वो मेरा जब इंटरव्यू ले रहा है, मेरा सिलेक्शन प्रोसेस, जब मैं स्टाफिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ, उन्होंने मेरा एक टेस्ट लिया कि मैं PPT बनाऊँ। तो PPT तो मेरी ट्रेड हो गई ना, ये तो मुझे आना ही चाहिए। जो मैं जिस काम के लिए मैं आ रही हूँ, अगर मुझे वही नहीं आता होगा तो ये मैं कैसे पढ़ाऊँगी या मैं वो काम करूँगी कैसे। यस, सो इज इट ट्रेड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट इज कि बंदा इंटरेस्टेड है एक टॉपिक में या काम में या नहीं है, हम कहीं किसी और को हटा भी दें और ये बंदा ज्वाइन भी ना करे, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। पर्सनैलिटी टेस्ट इज हाउ इज दैट पर्सन रेगुलेटिंग इट्स हिज और हर्स इमोशंस। ठीक है, इंटेलिजेंस इज कैसे, कितना इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज हैं। एंड हेयर पर्टिकुलरली व्हेन आई एम टॉकिंग, वी आर ऑफ कोर्स मेंशनिंग ट्रेड टेस्ट। ठीक है जी, वी आर ऑफ कोर्स मेंशनिंग ट्रेड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस। तो मैं समझाने से पहले आपको स्टेप्स ही दिखा देती हूँ सिलेक्शन प्रोसेस में, या पहले मैं सिलेक्शन से पहले आपको स्टाफिंग प्रोसेस दिखाती हूँ। ठीक है, स्टाफिंग क्या है, राइट पर्सन राइट प्लेस राइट टाइम। या सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये जानिए कि आपको कितने लोगों की ज़रूरत है। ये ना हो 20 लोग की ज़रूरत है और आपने 50 ले रखे हो, और ऐसा भी नहीं हो 20 लोग की ज़रूरत है 15 लोगों में काम चला रहे हो, ओवरबर्डन हो जाएगा और अदरवाइज लोग खाली बैठे रहेंगे और आपके पैसे रिसोर्सेज वेस्ट होते रहेंगे। तो आप पहले ये जानिए कि आपको कितने लोगों की ज़रूरत है, मैन पावर रिक्वायर्ड। ओके, ये आप इसका एस्टिमेशन कीजिए। उसके बाद रिक्रूटमेंट, आइए लोगों को बोलिए आइए हमारी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की ज़रूरत है, अप्लाई कीजिए। ओके, देन यू सिलेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ देम। फिर उनके बाद जब एक बार लोग आ गए हैं, ठीक है, सिलेक्ट हो गया है, तो अब उनको प्लेस करना पड़ेगा आपको कि लेट्स से कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, कौन उसका बॉस कौन है, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, तो उसे प्लेस करोगे, ओरिएंट करोगे। ओके, देन ट्रेन, उस बंदे को ट्रेन करोगे ताकि वो अपना काम कर पाए। जैसे मैं बीइंग अ CMA मैं पढ़ के आई थी, फाइनेंस और अकाउंट्स और टैक्स और लॉ ये सब पढ़ कर आई थी, है ना। बट जब मैंने अपनी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी थी, आई स्टार्टेड विद वन ऑफ द MNCs इनटू IT। ओके, वहाँ पे मैं टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट थी।
तो जब मैंने वहाँ शुरू किया तो क्या मेरी ट्रेनिंग हुई थी, एसएपी पे काम करना शुरू किया था हमने, एसएपी फीको और एसएपी बीपीसी पे काम करना शुरू किया था। तो पहले हमारी ट्रेनिंग हुई कि काम कैसे करना है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट हैपेंड, और डेवलपमेंट इज ओवरऑल ग्रोथ। ओके, एक बार ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो गई, डेवलपमेंट कंटिन्यूज टू हैपन, एक बार ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि आपने क्या, हमने आपको क्या दिया था और आपने क्या किया है, आपने अपने क्या रेज, आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज थे उन पे कितना काम किया है, क्या बेटर किया जा सकता है, वो डिस्कशन होती है हम सबके साथ ऑर्गेनाइजेशन में, होता है अपनी जर्नी। सोचो जब आपने एज अ एम्प्लॉय बैंक में ज्वाइन करा था, तो आपने ऑफ कोर्स बैकग्राउंड में देखा होगा बैंक की कितने लोगों की ज़रूरत है, फिर बोला कि अब एग्ज़ाम होगा, फिर सिलेक्शन हुआ, फिर प्लेसमेंट हुआ आपका, फिर ओरिएंटेशन हुआ कि ये काम रहेगा, आपको इस तरीके से काम करना है, ट्रेनिंग होती रहती है, डेवलपमेंट ओवर अ पीरियड टाइम होता है, फिर हर साल परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, क्या आपसे सोचा था, क्या आपने किया है, यस एंड देन प्रमोशन हैपेंस, करियर प्लानिंग हैपेंस, लेट्स से किसी की शादी हो रही है तो ट्रांसफ़र होगा, अगर रिक्वायरमेंट है, कोई प्रमोशन हो रहा है तो लोअर लेवल से अपर लेवल जाएंगे, एंड देन अल्टीमेटली ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है कंपनसेशन। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, एक एक्रोनिम मैं आपको दे रही हूँ, मिस्टर स्पॉट पीपीसी, जो आपको हेल्प करेगा टू रिमेंबर द स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। और ये किस टॉपिक है अगेन, जो यहाँ भी है और एचआरएम में भी मिलने वाला है। मैन पार्ट कितना रिक्वायरमेंट है उसका एस्टिमेट कीजिए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन। ठीक है, और अगर ये देखिए सिलेक्शन, ये एक स्टेप है ना, इस स्टेप के बारे में अगर मैं पीछे लेके बात चलूँ, ओके, अगर मैं सिलेक्शन पेज लेकर जाती हूँ तो इसका भी एक प्रोसेस है। क्या है सिलेक्शन का प्रोसेस, सबसे ज़्यादा पहले आप प्रीलिमिनरी लेवल पर स्क्रीनिंग करते हो, जैसे लोग अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन स्क्रीन करते हो, फिर सिलेक्शन टेस्ट होता है। जैसे मैंने, जब मैं कॉलेज में थी तो बहुत सारी कंपनीज आई थी, वन ऑफ द कंपनीज, इट वाज अगेन अ फॉर्च्यून 500 कंपनी, बट इट वाज मेजरली इनटू बीपीओ सेगमेंट। तो खैर, मेरे को पता था मुझे जॉब नहीं करनी, बिकॉज मैं सीएमए कर रही थी उस समय, बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस एंटायर प्रोसेस हैपेंस, और मुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो पहले हमारे रिज्यूमेस गए तो वहाँ पे उन्होंने प्रीलिमिनरी लेवल पे स्क्रीनिंग करी, फिर आगे गए हमारे सिलेक्शन टेस्ट में, मतलब कुछ अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन थे, लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, जो लोग वो क्लियर कर गए उनका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हुआ, बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए, फिर क्या होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। खैर मेरा तो यहीं पे हो गया, मैं आगे गई नहीं, बट जो लोग आगे गए, या जब मैंने एडटेक कंपनी इन वन ऑफ द स्टार्टअप्स ज्वाइन किया बैक इन 2019, तो इंटरव्यू होने के बाद रेफरेंस मेरा हुआ, मेरे घर जाके एक्चुअली स्पेसिफिकली जो मैंने एड्रेस दे रखा था वहाँ जाके पूछा गया कि क्या मैं यहीं रहती हूँ, बैकग्राउंड चेकिंग हुई होगी। ठीक है, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे से एक थर्ड पार्टी, एक कंपनी है ऑन ग्रिड, वो जनरली यही काम करती है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग, तो उन्होंने प्रॉपर चेकिंग करी, देन अल्टीमेटली सिलेक्शन डिसीजन हुआ उस कंपनी से। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन प्राइवेट कंपनीज में बहुत डिटेल नहीं होता है, बस स्पेसिफिकली जैसे जैसे पूछ लिया जाता है कि क्या कोई पर्टिकुलर आपको बीमारी है या कोई कंडीशन से आप गो थ्रू कर रहे हो, कोई इमरजेंसी में आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, क्या दवाई ली जाती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट गवर्नमेंट सेक्टर में ये भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड रहता है। फिर जॉब ऑफर आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन होगा कि आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम आपको क्या देंगे, क्या सैलरी रहेगी, एट्सेट्रा। दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑल्सो हैपन्स। और क्या हमें स्टेप्स याद करने हैं, जी हाँ, जैसे मिस्टर स्पॉट पीपीसी था वैसे ही सिलेक्शन भी है, बट मैं सिलेक्शन का कोई एक्रोनिम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इस एक्रोनिम को याद करना अपने आप में एक एफर्ट्स है, एफर्ट्स ना लगे इसलिए हम मिमोनिक्स देते हैं आपको। यस, तो मैं इसकी कोई मिमोनिक्स नहीं दे रही, इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको समझ आएगा, क्योंकि ये हमारे साथ प्रैक्टिकली होता ही है। Okay, so here's your question number 3. Identify the correct sequence of the steps involved in selection process. सबसे पहले क्या हो रहा है, मेडिकल एग्जामिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग, सिलेक्शन डिसीजन, जॉब ऑफर। देखिए अल्टीमेटली तो हमारे को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमको कहाँ दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों तो है नहीं, इन दोनों में से कोई है। और अगर हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेक्स सेंस टू अस, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव जस्ट नाउ स्टडीड। यस, द आंसर इज डी, और ये रहा आपका स्टेप्स।
ठीक है। तो इसके साथ मैंने स्टाफिंग और सिलेक्शन दोनों के प्रोसीजर आपको बता दिया है। इसी के साथ क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस। मिस्टर स्पॉट पीपीसी। एस्टिमेट करो मैन पावर रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन करो। नो, ये भी नहीं होगा। एस्टिमेट करो, फिर रिक्रूटमेंट करो, फिर सिलेक्शन करो, फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करो। सो इट सीम्स डी इज द राइट आंसर। इट सीम्स डी इज द राइट आंसर। यस दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following activities lie within the scope of HRD? बोले तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के स्कोप में कौन सा एक्टिविटी आती है? फॉर्मुलेटिंग द कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, कि किसी किसी की कितनी सैलरी रहेगी, इंसेंटिव्स क्या होंगे। इंश्योरिंग हेल्दी लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, यस ये भी है क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन में दोनों ही आ जाते हैं। क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर सिक्योर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, यस बिकॉज इंश्योरेंस भी आज कहीं ना कहीं हर एक एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। देयरफॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन सब पॉइंटर्स पे ध्यान रखेगी। ठीक है, चलिए अब हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको यहाँ से पढ़ाने वाली हूँ। आइए देखेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, दो तरह की ट्रेनिंग है हमारे पास। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। काम करते करते सीख रहे हैं या पहले सिखा रहे हैं और फिर काम करा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने वन ऑफ द एमएनसीज इन 2014 एक्सेंचर ज्वाइन किया था मैंने, तो वहाँ पर फर्स्ट 3 मंथ्स हमको एसएपी पे डिटेल्ड इंटेंसिव एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कराई गई। ठीक है, तो जब एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हुई 3 महीने, सिर्फ सिखाए एसएपी कैसे काम करता है। ओके, और फिर काम करना शुरू किया, तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज काम करते करते सीखो। यस, तो जब एक कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ द जॉब सॉरी ऑन द जॉब भी पड़ती है, काम करते करते सीख रहे होते हैं। जैसे जाते हैं इंटर्नशिप में, जैसे मैं अपने अगेन एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने एमएमटीसी में अपनी आर्टिकलशिप करी थी, हमें इंटर्नशिप करनी होती है एज अ सीएमए। तो एक पीएसयू है एमएमटीसी, मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग लिमिटेड। तो यहाँ पर जब मैंने ज्वाइन किया, क्या मुझे अलग से कोई ट्रेनिंग दी थी? नहीं, काम करते करते सीख रहे थे। ओके, ऐसी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब में वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, अदर सिमिलर इवेंट्स आ सकते हैं। और जब रियल सिनेरियोज में लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हो, देन इट इज ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यस, let me just quickly highlight it for you so that you know. ओके, अब इसकी बहुत डिटेलिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। एक आध क्वेश्चन में फिर भी मैं आपके साथ करना चाहूँगी जस्ट इन केस सिनेरियोज के लिए। ओके, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू न्यू एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू फेमिलराइज देम विद ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड पॉलिसीज, देयर सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स एंड सो ऑन। ये जैसे हम ओरिएंटेशन करते हैं या इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, उसमें यही तो बताते हैं ना कौन आपका बॉस है, आपको छुट्टी लेनी है तो क्या करना है, कौन एचआर है आपका, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या किसको बताना है, सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर हो रही है तो किसको बताना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब इट इज़ नॉट वेस्टिबल सॉरी इट इज़ नॉट वेस्टिब्यूल अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप, इट इज़ इंडक्शन। ओके, चलिए अब फेसेट्स ऑफ स्टाफिंग एक टॉपिक है, हमारी किताब में दिया हुआ है। फेसेट्स में 3 प्राइमरी फेसेट है, ये डायमेंशन बोल सकते हैं स्टाफिंग के। एक है रिक्रूटमेंट, जहाँ हम लोग को बोल रहे हैं आओ हमारी कंपनी में पोजीशंस एम्प्टी है, आके अप्लाई करो। ठीक है, फिर उनमें से हम बेस्ट चूज कर रहे हैं, सिलेक्शन, एंड देन अल्टीमेटली ट्रेन कर रहे हैं। बिकॉज कंस्ट्रक्टिवली अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय तब काम कर पाएगा जब उसे वो काम करना आता होगा। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमारे पास कुछ तरीके के रिक्रूटमेंट्स हैं। जैसे अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपने अगर कभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट बॉम सब्जेक्ट पढ़ा है या बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपने देखा था वहाँ पर कि 2 तरह के हमने रिक्रूटमेंट पढ़े थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। बट यहाँ पर हमारे पास काफ़ी डिटेल्ड है टॉपिक रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो इंटरनल तो है जैसे अपने प्रमोशन हो गया या ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, इंटरनल है। बट कुछ होते हैं रिटेन रिक्रूटिंग। रिटेन रिक्रूटिंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा था जो एज अ फ्रीलांसर था, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में फॉर सम पर्टिकुलर वर्क आया था 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए, आपने उसी को रिटेन कर लिया, जैसे फुल टाइम में पेरोल पे लेकर चले गए।
ओके। फिर अपन के पास है कंटिजेंसी रिक्रूटिंग। कंटिजेंसी मतलब ये आपने देखा होगा जनरली आईटी सेक्टर में, बीपीओ में ये लोग क्या करते हैं, बेंच पे रहते हैं। बेंच पे मतलब कोई काम नहीं कर रहे, बस ऑर्गेनाइजेशन में है, जस्ट इन केस किसी जगह जरूरत पड़ती है तो इस बंदे को ले लिया जाएगा। ओके। दिस टाइप ऑफ रिक्रूटिंग लाइक रिटेन रिक्रूटिंग रिक्वायर्स असिस्टेंस ऑफ एन आउटसाइड फर्म। आप थर्ड पार्टी से यहाँ पे हेल्प लेते हैं। रिक्रूट फ्रॉम स्टाफिंग एजेंसी जैसे naukri.com, monster.com, shine.com, etc. And then we have out placement recruiting also. All of these are types of recruiting. Out place बोले तो जब भी रिक्रूटमेंट इज इट जब किसी बेसिकली लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ बेटर लैंग्वेज। outplaced is a type of advantage that is often sponsored by employers and assist former employees in making the transition into new jobs। पहले के लोग मतलब जैसे मैंने आपको बताया था केटी, नॉलेज ट्रांसफर। कोई बंदा चाह रहा है तो नया बंदा आएगा, उस नए बंदे को सिखाना पड़ेगा। बट लेट्स से अगर मैं जा रही हूँ और आई एम रेफरिंग समबडी दैट नो दिस पर्सन कैन रिप्लेस मी, ही वाज ऑलरेडी देयर, या पहले से ही मेरे ऑर्गेनाइजेशन में था या किसी और डिपार्टमेंट में था, इसको बेटर किया जा सकता है। इक्विप कर रहे हैं लोगों को, उन लोगों को जो किसी और को रिप्लेस करने वाले हैं। Okay, what is reverse recruiting? This is a procedure in which an employee is urged to seek employment with new business that offers a better fit for their skill set। जैसे जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं एक तरीके से, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हमको ढूंढने की जगह हम ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ रहे हैं, जनरली ऐसे ही होता है। हाँ, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग? में से कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं लग रहा है? डेवलपिंग टैलेंट्स इन वर्कर्स, ये तो है। रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग स्टाफ मेंबर्स। रीजनेबल एक थोड़ा मतलब सब्जेक्टिव लग रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल? किसी को लग सकता है मैं तो 1 ही घंटे काम करूंगा, किसी को लग रहा है 10 घंटे मैं काम कराऊंगा। यस। कंटेंटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज। कंटेंटमेंट इज सेटिस्फैक्शन, कहीं ना कहीं ये तो है। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी कहीं ना कहीं हमारे स्टाफिंग के एस्पेक्ट में आ जाता है। तो जो बी है वो कहीं ना कहीं मुझे सब्जेक्टिव लग रहा है, एंड देयरफॉर यस, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सब्जेक्टिव मतलब सिचुएशन पे डिपेंड हो सकता है। व्हाट इज रीजनेबल? किसी को लग सकता है कि भैया मैं तो 5 घंटे करूंगा, ये बहुत है ना। किसी को लग सकता है मुझे तो 8 घंटे बहुत है, किसी को लग सकता है मैं तो 1 ही घंटे करूंगा। हाँ, चलिए। विच टेस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइन द इंडिविजुअल्स पोटेंशियल टू पिक अप न्यू एबिलिटीज? देखो, एक तो होता है कि आपको अपना करंट काम का जो जिस प्रोफाइल के आप को ले रहे हैं उसको कितने अच्छे से करने आती है ना, जिसे हम ट्रेड बोल रहे हैं। बट अगर हम नई चीज़ सिखाएं, आप उसको कितनी जल्दी सीख पाते हैं, दैट हैपन्स टू बी इन एप्टीट्यूड। तो उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज नॉट टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन पर्टिकुलर ट्रेड, this is also not a GK test, it is aptitude test that we are going to refer. Okay, next question. Which of the following is a good source for filling the vacant position with people from departments that already have too much? किसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी बहुत लोग हैं, यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करा लो। नीचे से ऊपर नहीं जा रहे, सेम लेवल पर है। हॉरिजॉन्टल जब पीपल मूव करते हैं तो वो ट्रांसफ़र कहलाता है। क्या वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आ रहा है? नहीं। क्या वो रिलोकेशन हो रही है? बोल सकते हैं रिलोकेट ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है। प्रमोशन हो रही है? नहीं, फ्रेश रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफ़र एक वर्ड हमको यहाँ नहीं दिख रहा है। तो जो बेस्ट सूट कर रहा है वो है relocation word. Yeah. Now, a manager's propensity to make use of knowledge about subordinates in ways that lead to incorrect perception, किसी के बारे में गलत धारणा, परसेप्शन, राइट, ऑफ दो सबॉर्डिनेट्स इज रेफर्ड टू एज। आप किसी के बारे में कोई ऐसी नॉलेज ले रहे हो जो आपको उसके बारे में गलत धारणा बनाने पे मजबूर सा कर दे रहा है एज अ मैनेजर। So you're being biased with that person. Yeah, it's not glass ceiling effect. Glass ceiling is जो दिख नहीं रही है सीलिंग, बट इसके ऊपर आप जा नहीं पा रहे हो। ओके। इज इट विसल ब्लोइंग? विसल ब्लोइंग में नहीं, आप जेआईबी में पढ़कर आए हैं विसल ब्लोइंग के बारे में बहुत डिटेल में। या एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। द आंसर हियर इज बायस। बायसनेस बोल दो, या क्या बोलते हैं, किसी के साथ टू मच फेवरेबल फेवर्स देना बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट। फॉर रिजॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज ट्रेनिंग प्रूव्स टू द मोस्ट सक्सेसफुल मेथड?
ट्रेनिंग सबसे लिए बेस्ट क्या है कि आपको कोई चीज़ आती है बट कोई चीज़ नहीं आती है, जो चीज़ चाहिए, ये भी चाहिए बट जो नहीं चाहिए वो आपको सिखाना पड़ेगा, तो आपकी स्किल में जो गैप है उसे फिल कर रही है ट्रेनिंग। ओके, तो मोस्ट सक्सेसफुल स्किल गैप्स में ही हेल्प करती है ट्रेनिंग। एटीट्यूशनल इश्यूज में कहीं ना कहीं ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे ये आपके बेसिक नेचर से फॉर्म्ड रहेगा। इनसफिशिएंट मोटिवेशन में लीडरशिप ज़्यादा रोल प्ले करेगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्टिंग में। अटेंडेंस डिफिकल्टीज अगेन वॉन्ट बी more related to training. The best answer that is available in the question that you're able to see on the screen is skill gaps, and I hope my this setup is not creating a trouble. You guys are able to see me properly, yeah, and the content too. ना नॉलेज एंड लर्निंग मैनेजमेंट, केएम बोलते हैं इसे हम। केएम एक असेंशियल कंसेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जो ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है। केएम जैसे मैंने बताया नॉलेज मैनेजमेंट है। यहाँ से क्या होता है, यू बेसिकली जनरेट, एक्सचेंज, यूटिलाइज एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। पहले इंफॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हैं, फिर इसे चेंज, फिर ज़रूरी नहीं इसी लाइन में चले। Yes, basically you generate, you exchange, you utilize, and you manage information. Okay, information is we are in the knowledge and information era, right? आप उस नॉलेज को कैसे मैनेज कर रहे हो, वही नॉलेज मैनेजमेंट है। ठीक है, नॉलेज मैनेजमेंट किस लिए काम आती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि डेटा है आपके पास, नॉलेज है आपके पास। ठीक है, आपको डेटा ब्रीचेस से आप बच जाते हो कि डेटा कहीं और चला तो नहीं गया, जहाँ अनऑफिशियल है, कॉन्फिडेंशियल है, वो नहीं जाना चाहिए। एंड पावर डिसीजन मेकिंग, आपके पास डेटा है, आपके पास नॉलेज है, आप उसे एक्सचेंज कर पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो आप में डिसीजन मेकिंग अच्छी कर पा रहे हो। आपकी कस्टमर सर्विस भी बेटर हो जा रही है, आपको टाइम, पैसा और एफर्ट सब बच रहा है। ये सब बेनिफिट्स हैं नॉलेज मैनेजमेंट की। और नॉलेज मैनेजमेंट का एक मॉडल है, इसे SECI बोलते हैं। S स्टैंड्स फॉर सोशलाइजेशन, E स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नलाइजेशन, C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, एंड I stands for internalization. And in my opinion यहाँ से इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इन माय ओपिनियन इस बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्या है ये, बेसिकली टैसिट नॉलेज और एक्सप्लिसिट नॉलेज। पहले दो वर्ड्स है, मैं आपको समझाती हूँ, फिर हम इस चार्ट पे आएंगे। टैसिट मतलब वो नॉलेज जो पर्सनल है, आपके एक्सपीरियंस से आई है। ठीक है, इसको हम वर्ड्स में आर्टिकुलेट नहीं कर सकते। एक्सप्लिसिट इज तो आराम से कोडिफाई कर सकते हो, 0 और 1 बाइनरी कोड होते हैं, या x = a+b² = a² + b² + b² + 2ab, है ना, ये एक्सप्लिसिट है। टैसिट जैसे खाना बनाते बनाते आता है, ऐसे जैसे कि तुम नहीं बता सकते कि इतनी ही नमक डालो, इतना ही तेल डालो। खैर अब इस बारे में बातचीत होने लगी है, इसको भी कहीं ना कहीं कोडिंग हो रही है, बट कहीं ना कहीं पर्सनल एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस से आती है। चाहे आपको सब कुछ लिखा हुआ भी है, बट ओवर अ पीरियड टाइम यू गेन दिस, यस, टैसिट नॉलेज। इसको कम्युनिकेट इतनी आसानी से नहीं कर सकते, आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। एक्सप्लिसिट नॉलेज आप इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। ओके, ट्रांसफर मेथड शेयर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, मेंटरशिप एंड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। शेफ बनाते बनाते सीख रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट नॉलेज के बारे में अगर मैं बात करी जाऊँ तो मैनुअल्स, डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल फाइल से आप कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे शेफ का एक इंट्यूटिव स्किल है, कैसे सीजन करना है, कोई क्राफ्टमैन है अपने टूल्स को कैसे यूज़ करने वाला है। ठीक है, एक्सप्लिसिट में आप रेसिपीज बुक से देखकर, कुक बुक से देखकर, किसी मैनुअल से पढ़ के आप कुछ टूल्स यूज़ करके काम कर सकते हैं। नेचर कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव रहता है, अगर मैं टैसिट के बारे में बात करती हूँ। कंटेक्स्ट स्पेसिफिक रहता है, और एक्सप्लिसिट जो है ऑब्जेक्टिव, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल रहता है। स्टोरेज, ये लोगों के दिमाग में स्टोर रहता है, चैलेंजिंग है, इसको डॉक्यूमेंट करना इतना आसान नहीं है। एक्सप्लिसिट में बुक्स में है, किताबों में है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये सब है। अब मैं SECI को टैसिट और एक्सप्लिसिट से कोरिलेट करूँ, तो सोशलाइजेशन कहीं ना कहीं टैसिट है, इट्स अ टैसिट स्किल, टैसिट नॉलेज है ये आपकी। ओके, तो सोशलाइजेशन यहाँ भी टैसिट है, यहाँ भी टैसिट है। एम्पथाइजिंग, शेयरिंग एंड क्रिएटिंग नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर सोशलाइजेशन। देन एक्सटर्नलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन में आपने आपको जो आता है उसको आप
डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। जैसे शेफ को आता तो है बनाना खाना, बट अपने एक्सपीरियंस को वो लिख रहा है, बट जो बंदा बनाएगा हो सकता है फर्स्ट बार उतना अच्छा ना बना पाए, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम बना पाएगा, बट ये एक्सप्लिसिट नॉलेज से ले रहा है। तो टैसिट से एक्सप्लिसिट हम जा रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नलाइजेशन। यहाँ पे हम कंसेप्चुलाइजेशन ला रहे हैं, आर्टिकुलेटिंग टैसिट नॉलेज थ्रू डायलॉग एंड रिफ्लेक्सेशन। ओके, तो इधर हम टैसिट से एक्सप्लिसिट की ओर मूव कर रहे हैं। ओके, फिर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, टैसिट एक्सप्लिसिट सिंपथाइज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन का। तो दोनों साइड से ये एक्सप्लिसिट ही है, यहाँ पर भी एक्सप्लिसिट है, यहाँ पे भी एक्सप्लिसिट। Internalization, now coming back to yourself, where you learn, where you acquire the tacit knowledge in practice। तो हम externalization से tacit पे जा रहे हैं, सॉरी explicit से tacit पे जा रहे हैं, प्रैक्टिस से आता है ये। हाँ, ऐसे मैं खाने के बारे में बात कर रही हूँ। तो SECI एक मॉडल है जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो टैसिट क्या है, पर्सनल है, एक्सपेरिमेंटल है, जैसे साइकिल चलाते चलाते या किसी स्पोर्ट्स में मास्टर होना। एक्सप्लिसिट क्या है, जो फॉर्मलाइज की जा सकती है, डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। कहीं ना कहीं दोनों का होना ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंसान को ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज क्या है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल कहीं ना कहीं ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोग को जज कर रहे हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ही जज कर रहा है कि उसको कितने अच्छे से जो काम दिया था वो कर पाया है, नहीं कर पाया है। अलग अलग तरीके के हमारे पास वेज हैं लोगों को फीडबैक देने के लिए, कंस्ट्रक्टिवली बताने के लिए कि आप क्या अच्छा किया, क्या अच्छा कर सकते हो, कैसे अच्छा कर सकते हो। एक तो तरीका है सेल्फ इवेल्युएशन। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को भी रेटिंग देने को बोलते हैं कि आप 5 में से कितनी रेटिंग देते हो आप इस पैरामीटर पे। पीयर असेसमेंट, बाकी लोगों के साथ जो आपके सेम लेवल पे लोग हैं उनके साथ आपको असेस कर रहे हैं, वो उसने कैसा किया और आपने कैसा किया। 360 डिग्री फीडबैक, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर भी ऑल्सो इन एचआरएम। 360 में ना, 360 में सब लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, कस्टमर से भी, सप्लायर से भी, आपके पीयर से भी, आपके सुपीरियर से भी। ठीक है, एंड द बेस्ट, एंड यहाँ से एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेगोशिएटेड अप्रेजल। ये रिसेंट ट्रेंड है जहाँ पर एक मीडिएटर को आप इन्वॉल्व करते हो। एजेंडा है कि मिनिमाइज किया जा सके नेगेटिव एस्पेक्ट को किसी बंदे को रिव्यू करने के लिए। This is done to moderate the impact of performance evaluation on an employee। ऑल्सो यहाँ पे एम्फेसिस दिया जाता है पॉजिटिव एस्पेक्ट को, एक इंडिविजुअल की उसने कितना अच्छा काम किया, इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। कंस्ट्रक्टिव इज नेगेटिव, राइट। इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक बंदे ने कितना अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका क्या रहा है, पॉजिटिवली उसने क्या काम किया, उसके बारे में बात किया जाता है। यहाँ पे मीडिएटर आ जाता है। व्हेन देयर आर डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजर्स और सुपीरियर्स, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट या हेल्पफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे मीडिएटर आ जाता है दो लोगों के बीच में जब भी डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। दैट इज नेगोशिएटेड अप्रेजल। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से एग्जाम में इस बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ओके, इसके अलावा हमारे पास कुछ और मेथड्स हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के एक है पास्ट ओरिएंटेड मेथड, एक है हमारे पास फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड। पास्ट के अंदर भी कुछ है टाइप्स और फ्यूचर के अंदर भी है। पास्ट में जैसे रेटिंग स्केल्स इस्तेमाल किया जाता है, न्यूमेरिकल्स में 10 में से कितने नंबर दोगे, एडवांटेज है, आराम से आप इसको एसेस कर सकते हो। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे डिसएडवांटेज है कि जो बंदा रेटिंग दे रहा है, अगर किसी उसका उसका अच्छा नहीं हुआ बातचीत, तो उसे 1 नंबर दे देगा। बायस कहीं नहीं, उस बंदे का परसेप्शन है, और कुछ अच्छा हुआ कोई एक पर्टिकुलर बंदे के साथ, किसी की बात अच्छी हुई तो वो फुल भी दे सकता है। ट्रेट एनालिसिस, ट्रेट एनालिसिस एक तरीके से एक चेकलिस्ट बना दी जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, एम्प्लॉय की ट्रेड के बारे में चेकलिस्ट है, ये है, ये है, ये है, ऐसे करके। इकोनॉमिकल है, एडमिनिस्टर करना आसान है, लिमिटेड ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और स्टैंडर्डाइज है। बट यहाँ पे भी डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे भी रेटर जो आपको एक्नॉलेज कर रहा है, आपको मैनेज कर रहा है, उसका बायस रहेगा, एंड मे नॉट अलाउ रिलेटिव रेटिंग, दूसरों के साथ आप नहीं कंपेयर कर सकते हो। ओके, फोर्स चॉइस मेथड, रेटर चूजेस स्टेटमेंट मार्क्ड ट्रू फॉल्स। आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस आपको ट्रू या फॉल्स में से चूज करना है। तो यहाँ पे पर्सनल बायस तो रुक गई है, बट कहीं ना कहीं इनकरेक्टली फ्रेम स्टेटमेंट सामने वाले के साथ हो सकता है रिलेट ही ना करे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसे होते हैं। फिर आ गया फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, एम्प्लॉइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रेटिंग स्केल अज्यूमिंग अ नॉर्मल परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूशन।
स्टैंडर्डाइज है बट कहीं ना कहीं रॉन्ग हो सकता है क्योंकि आप सबको सेम ही तरीके से जज कर रहे हो। क्रिटिकल इंसिडेंटल मेथड फोकस करता है रिकॉर्डिंग स्पेसिफिक क्रिटिकल जॉब्स बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज एज दे अकर, जैसे जैसे हो रहा है एक्चुअल जॉब पे है, अलाउ करता है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, देखो भैया ये आपने अच्छा किया, इसमें ये गड़बड़ हो गई। ओके, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्रिटिकल जॉब्स जो इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यूज़ करी जाती है यहाँ पर, ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसे यूज़ करते हैं। इसमें रेटिंग ऑन अटेंडेंस टीम वर्क एट्सेट्रा सब आ जाता है। फीडबैक तभी दिया जाता है, मतलब नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़, न्यूज़ आ रही है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ओके, रेटिंग हाईली सब्जेक्टिव है, पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर सब सिचुएशन पे किसी पर्टिकुलर पॉइंटर पे ये बात होती है। यहाँ पे पेन पोर्ट्रेट असेसर लिखता है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएशन, बंदे की क्या अच्छाई है क्या कमियां है, डिस्क्रिप्टिव नरेटिव डिटेल्स रहती है यहाँ पर। बट अगेन कहीं ना कहीं लोगों का अपना, जो मैनेजर है आपका है, जो भी बॉस है, उसका पर्सनल बायस तो यहाँ रहेगा। फ्यूचर में आपका एमबीओ के बारे में पहले हम बात करके आए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जहाँ हम लोग को बता रहे हैं हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फिर उसके बेसिस पे आपके साथ जज कर रहे हैं। क्लियर गोल्स रहते हैं, लोग अलाइन रहते हैं कि आपसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या हुआ है अभी तक, क्या हुआ है आगे, क्या हो सकता है। बट टाइम कंज्यूमिंग है, कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, डिसएडवांटेज है। असेसमेंट सेंटर अप्रोच, मल्टीपल इवेल्युएटर्स इस्तेमाल करते हो आप इसमें। सिचुएशनल एक्सरसाइज है, टेस्ट टू असेस एम्प्लॉयज ऑफन फॉर प्रमोशन रेडीनेस, कि बंदा रेडी है ऊपर जाने के लिए कि नहीं। तो यहाँ कहीं ना कहीं इन डेप्थ असेसमेंट रहता है, फीडबैक भी मिल पाता है, ये एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज है, पैसे बहुत लगते हैं, टाइम बहुत लगता है, कॉम्प्लेक्स है एडमिनिस्टर करना। ये आपके पास पास ओरिएंटेड और फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड्स हैं। ओके, ऑल्सो देयर इज वन मोर, मुझे लगता है इस बार यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं इसे भी कर रही हूँ हार्ट मार्क। दिस इज बिहेवियरल ही एंकर्ड रेटिंग स्केल, इसे हम बार्स कहते हैं। कॉम्बिनेशन है ये क्रिटिकल इंसिडेंट का और रेटिंग स्केल का, है ना, ये क्रिटिकल और रेटिंग स्केल का ये कॉम्बिनेशन है, फ्यूचर वाला। दोनों आ रहे पास वाले से हैं, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, ताकि ज़्यादा एक्यूरेट असेसमेंट मिल सके कि रेटिंग भी है आपके पास और जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जॉब्स हैं उनके साथ हम बात कर रहे हैं। क्लियर स्टैंडर्ड्स रहते हैं, फीडबैक बेटर मिल पाता है, रेटर की बायसनेस कम हो जाती है, क्योंकि आप दोनों में देखा था रेटर की बायसनेस है, ठीक है। डायमेंशन ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती है जिस जिस पैरामीटर पे हम जज कर रहे हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, रेगुलर अपडेट्स चाहिए, कॉम्प्लेक्स है इसको बनाना भी। ओके, देन यू हैव एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये ऑन द जॉब है, ऑफ द जॉब है। इसके अलावा हमारे पास वर्क शेडो है, तो मैं आपको नहीं समझा रही हूँ, ये समझाना चाहूँगी, मैं ऑलरेडी एक वाला क्वेश्चन करा चुकी हूँ। व्हाट इज वर्क शेडोइंग? वर्क शेडोइंग में इन विच एम्प्लॉय वॉचेज अनदर एम्प्लॉय, कि वो अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, सुपरवाइजर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। देन यू हैव अनदर टाइप ऑफ ग्रोथ, दैट इज इंटेलेक्चुअल और प्रोफेशनल ग्रोथ, जो आप अलग अलग क्लासेस में यूनिवर्सिटी से कोर्सेज से सीखते हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपकी किताब में दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। मुझे तो फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई, हम कर चुके हैं आई थिंक ये वाले क्वेश्चंस ना। यस, वी हैव ऑलरेडी डन दीज क्वेश्चंस, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं। And with this, we are done. Please join this Telegram group if you have not already. Also join CMA Disha Dua Telegram group so that you'll be able to talk to me post the session. With this, I'll take your leave and I'll see you in the next session. Till then, dear bankers, this is your friend and your teacher, CMA Disha Dua, signing off today. Bye-bye.